ये जो प्रोसेस है कौन किसके लिए एप्लीकेबल है उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इट इज सो इजी। जेईई मेन में खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेपर में 2 क्वेश्चन भी अलग से आ चुके हैं। कोड का फॉर्मूला एंड देयर नेम, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इस कर्व के दौरान जो बातें हम लोग सीखे हैं, राइट, क्या सीखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एलन की तरफ से एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट आप देख ही रहो, मेटलर्जी, इस सब्जेक्ट के ऊपर में एक शॉर्ट वीडियो है जो जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान देना है उनके बारे में हम लोग सबसे पहले बताऊँगा। तो मेटलर्जी सबसे पहले ये एक सब्जेक्ट है जो मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर, इस बातों को ध्यान दिया जाता है। एंड इट हैज़ अ टारगेट। एंड टारगेट क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेटल अवेलेबल रहता है इन द कंपाउंड फॉर्म, ये कंपाउंड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। साथ में इम्प्योरिटी आता ही है। जब भी कुछ माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के साथ साथ आर्थ प्लस में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल इम्प्योरिटीज होती है सिलिका एंड सिलिकेट्स, तो वो तो इसके साथ आएगा ही आएगा। तो हमारी मेन 3 स्टेप में ही ये काम हो जाते हैं। सबसे पहले कंपाउंड से जो इम्प्योरिटी है इनको निकालने का काम, ये प्रोसेस का नाम होता है बेनिफिशिएशन ऑफ द ओर। हम लोग नीचे डिटेल में बताएंगे आपको कि बेनिफिशिएशन ऑफ द ओर कितना तरीका से किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, ये इम्प्योरिटी निकल जाने के बाद दिस इज अ प्योरर कंपाउंड जो आपको अवेलेबल है इन द अर्थ क्रस्ट, वो आपको मिला। नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द रिडक्शन। रिडक्शन 6 तरीके से हो जाता है यहाँ पे। तो 6 तरीका का क्या क्या डिटेल है आगे बताऊंगा। एंड रिडक्शन करते हुए हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं दैट इज द M0 फॉर्म में आपको आया यहाँ पे, राइट, M0 फॉर्म में आया। तो फिर M0 फॉर्म में आया, लेकिन कुछ इम्प्योरिटी साथ में आता ही है। तो उनका आने के बाद हम लोग फिर यहाँ से इम्प्योरिटी निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल करेंगे, यहाँ पे भी कई 6-7 प्रोसीड्यूर है। तो उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। कम से कम इस सब्जेक्ट का जो एक टारगेट है, एक कंपाउंड फॉर्म में मेटल प्रेजेंट है, वहाँ से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने का एक बातें रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आई एम कमिंग टू द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज। इनका डिटेल में हम लोग आना चाहते हैं। तो बिफोर गोइंग टू दैट वन, एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान देना है। मिनरल ओर एंड द नेक्स्ट स्लाइड में आपको आए हैं गैंग। तो मिनरल, व्हाट इज मिनरल, एक बार छोटा करके देख लीजिए यहाँ पे कि द कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल व्हिच आर नेचुरली अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर कॉल्ड एज मिनरल्स, राइट। एंड और मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली, दैट इज कॉल्ड एज ओर्स, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली ये जो बातें हैं, राइट, ईच एंड एवरी प्रोसेस इज बिजनेस ओरिएंटेड। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर करस्पॉन्डिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इकोनॉमिकली ये वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको समझा दिया। कन्वीनियंटली नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कम होना चाहिए, नहीं तो हैंडलिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज नथिंग बट द गैंग। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड एज गैंग। इन्हीं को ही रिमूवल की बातें हम लोग कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग जाते हैं कि द टाइप्स ऑफ द ओर, हमारे पास किस तरीका का ओर होता है, एलिमेंटल ओर एंड द कंबाइंड ओर, राइट। एंड द कंबाइंड ओर का भी ये 3 तरीका है, ऑक्सीडाइज्ड, सल्फ्यूराइज्ड एंड द हैलाइड ओर। एंड ऑक्सीडाइज्ड ओर का भी 2 तरीका है, ऑक्साइड ओर एंड द ऑक्सीसॉल्ट ओर, राइट। जी नेक्स्ट, यहाँ पे जो जितना तरीका का ओर है, ओर का फॉर्मूला एंड देयर नेम, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखा रहा हूँ, दीज आर द ऑक्साइड ओर, राइट। बहुत सारे ऑक्साइड ओर दे रखा। आप लोग ऑलरेडी, आपका जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल आप जिसके साथ अकस्टम्ड है आप उन्हीं को पढ़िए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो फिर एलन का जो भी मतलब सी सेट में अवेलेबल है क्या, एलन का जो भी मटेरियल आपके साथ एसोसिएटेड है उनमें आपको ये सारे चीज़ मिल जाएगा। तो फिर आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ऑक्साइड ओर का डिटेल है, राइट। सारे फॉर्मूला दे रखा है, इनको आपको याद करने का होगा। एक बार इस साइड को बंद करके नाम लिखने का कोशिश करें, एक बार नाम को बंद करके एक बार फॉर्मूला को लिखने का कोशिश करें। इन दैट वे इफ यू आर मेमोराइजिंग यू विल बी सीइंग हाउ मच easy kind of the question that is to come. Let me show that all kinds of the ore and after that I'll show you that कि कहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन कितना आसानी से बन सकता है। This is the part of the oxide ore.
नेक्स्ट द सल्फाइड ओर एंड द हैलाइड ओर। सल्फाइड ओर में देख लीजिए गैलेनस, सिनेबर, जिंकब्लेंड, कॉपर ग्लैंस एंड द कॉपर पाइराइट, द आयरन पाइराइट एंड द सिल्वर ग्लैंस। एंड यहाँ पे आपको हैलाइड ओर में NaCl, KCl, इसका सारे का नाम इस तरीके से दे रखा है। AgCl हॉर्न सिल्वर एंड दिस इज द कर्नलाइट, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ओर। एंड दिस इज द क्रायोलाइट, इट इज फॉर द एल्यूमिनियम, इट इज द इंपॉर्टेंट ओर। एंड फ्लोरस्पर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में ये काम में आता है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओर टू अस। एंड नेक्स्ट यू सी ओवर हियर ऑक्सीसॉल्ट ओर। जितना आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या आप जो पढ़ चुके हैं NCERT की तरफ से जी, वो सारे अच्छे तरीके से आप याद करो। एंड दिस इज द ऑक्सीसॉल्ट ओर, उनमें आपको कार्बोनेट ओर यहाँ पे दिखाए गए। नेक्स्ट यू कम टू दैट ओवर हियर, दैट इज द सल्फेट ओर। सल्फेट ओर में जिप्सम, एप्सम सॉल्ट एंड इन दैट वी एंग्लोसाइट, बेराइट एंड द ग्लोबर सॉल्ट। एंड हियर द नाइट्रेट ओर। नाइट्रेट ओर में से आपको चिले सॉल्पिटर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एंड देन द इंडियन सॉल्पिटर। बेनिफिशिएशन ऑफ द ओर, यहाँ से आपको शुरू करते हैं। तो बेनिफिशिएशन ऑफ द ओर में आपको फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस दो तरीके से होता है। ये फिर तीन तरीका का होता है, लेविगेशन और द ग्रेविटी सेपरेशन बोला जाता है इसको, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड द फ्लोरिफिकेशन। तो इसका बेसिक आइडिया आपको पता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक क्या बोले, मतलब पानी के साथ इस तरीके से एक फ्लोटेबल होता है, वहाँ पे कांस्टेंट वाइब्रेशन के साथ हम लोग लाइटर पार्टिकल को लेके आ जाते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक रोलर के थ्रू करते हैं। एंड द फ्लोरिफिकेशन, यहाँ पे हम लोग पाइन ऑयल एंड सोडियम मेथल ज़ैंथाइड से इस ओर को घुमाते हैं, तो फिर ओर पार्टिकल फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं और आपको सैंडी पार्टिकल जो है वो आपको नीचे रह जाता है। केमिकल प्रोसेस दैट इज लीचिंग, ये हम लोग अप्लाई करते हैं बेयर्स प्रोसेस एंड द साइनाइड प्रोसेस में, राइट। एंड द नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द रिडक्शन। तो रिडक्शन 6 तरीके का होता है। पहला जो आपको ABCD चारों दिख रहे हैं, दैट इज अ पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि द हाई टेम्परेचर दैट यू आर यूजिंग। इसमें 4 एग्जांपल होते हैं, कार्बन रिडक्शन, सल्फर रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन एंड द थर्मल डिकम्पोजिशन। जी, कार्बन रिडक्शन मेनली हम लोग अप्लाई करते हैं, देयर इज अ आयरन, लेड, टिन एंड जिंक। इसमें सेल्फ रिडक्शन करते हैं कॉपर एंड द लेड, मेनली मरकरी के लिए कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस। थर्माइट प्रोसेस वी आर यूजिंग फॉर दैट क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, राइट। एंड thermal decomposition we used to use for the only for the AgO and the Ag2O, right। hydrometallurgical process ये हम लोग सिल्वर एंड गोल्ड के लिए अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड द एल्यूमिनियम, इनके लिए करते हैं। कई दफा ये जो प्रोसेस है कौन किसके लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इट इज सो इजी इफ यू आर रिमेंबरिंग, देन इट इज just now you have to take some burden of it, कि how to memorize it, how to fix it up in your brain, and after that exam hall में आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं तो फिर बहुत आसानी से आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कम टू द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का 2 तरीके का होता है, एक आपका थर्मल रिफाइनिंग, एक आपको होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, राइट। तो थर्मल रिफाइनिंग कई तरीके से होता है, पोलिंग, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग एंड द वेपर फेज रिफाइनिंग, क्यूपुलेशन एंड अमलगमेशन, राइट। ये सारे डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार ये सारे पॉइंट को पकड़ के आप रिवाइज जरूर करिएगा, राइट। एंड वेपर फेज रिफाइनिंग 2 तरीके का होता है, मॉन्स प्रोसेस एंड द वैन आर्कल प्रोसेस। अगेन आई लाइक टू फोकस ऑन दिस मैटर कि कौन सी प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल है जी, उसी में ही क्वेश्चन आ जाता है, मैच द कॉलम टाइप, राइट। उस बातों में थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे पोलिंग हम लोग अप्लाई करते हैं कॉपर एंड टिन के लिए। लिक्वेशन यूज करते हैं ओनली फॉर द लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन, बिस्मथ एंड लेड, राइट। द डिस्टिलेशन फॉर द हमारे सिलेबस के हिसाब से ओनली फॉर द जिंक करते हैं। जोन रिफाइनिंग करते हैं हम लोग बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड द सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये 5 एकदम ध्यान रखिएगा। वेपर फेज रिफाइनिंग 2 तरीका का होता है, मॉन्स प्रोसेस ओनली फॉर द निकल एंड द वैन आर्कल प्रोसेस फॉर द जर्कनियम, हाफनियम एंड द क्या बोले, जर्कनियम, हाफनियम एंड अनदर इज द टाइटेनियम, राइट। इसके लिए क्यूपुलेशन दैट इज ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ द लेड फ्रॉम द सिल्वर एंड गोल्ड एक्सट्रैक्शन, gold refining. Amalgamation is also applicable for the gold and silver refining. Next, I'll be coming into this diagram at the last. Before going to that one, I am coming to the next slide, क्योंकि इसी का थोड़ा सा डिटेल में ही आपको आज के दिन में पूरा डिटेल इसको थोड़ा सा आपको पढ़ा देंगे। कम से कम कोई टॉपिक तो आपको एलन की तरफ से यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके लिए मैंने ये टॉपिक को चुन के रखा है। ये मैं थोड़ी देर बाद में वापस आता हूँ, दिखा रहा हूँ इनका इंपॉर्टेंस। दिस इज द पार्ट 100% conceptual in case of the metallurgy chapter, ठीक है। And next you come over here, that is a individual extraction. आपका सिलेबस में जो है यहाँ पे देखो,
दैट इज द सिल्वर, गोल्ड, टीन, लेड, कॉपर, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। जी इंडिविजुअली ये सबको पढ़ना है और इनके ऊपर में क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। पिछले साल एलॉयज के ऊपर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। एलॉयज के क्वेश्चन आ चुके हैं, इवन जेई मेन में खास करके मैं आपको बता रहा हूं, एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन भी एलॉय से आ चुके हैं। तो फिर जो आपको एलॉय यहाँ पे दिखा जा रहा है, दैट इज मैग्नीशियम, ड्यूरालुमिन, बेल मेटल, ब्रॉन्ज, ब्रश, जी इसका परसेंटेज याद ना भी करेगा तब भी चलेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज की सबसे परसेंटेज दे रखा, बट मेरा कहना है कि ना आप इतना ही करो कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है और मेजोरिटी कौन है, ये बातों को आप ध्यान जरूर रखें, राइट। ये इसका साथ में किताब में आपको यूजेस भी मिल जाता है, ओनली डेली लाइफ में जो सारे यूजेस आपको आते हैं तो उन्हीं को आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव टेकन द मैग्नीशियम, ड्यूरालुमिन, बेल मेटल, ब्रॉन्ज, ब्रश, द ओनली दोज व्हिच आर इज वेरी कॉमन, एंड सिमिलरली मोनल मेटल, नाइक्रम, जर्मन सिल्वर, सोल्डर एंड गन मेटल। जी एक चीज मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ, जर्मन सिल्वर, जस्ट यू सी भैया है नाम में जर्मन सिल्वर है, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे एक भी कहीं सिल्वर है नहीं। तो सिल्वर परसेंटेज मैंने आपको बोला परसेंटेज ध्यान रखना नहीं है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर परसेंटेज कितना है ये जरूर पूछ लेते हैं, क्योंकि ये आपको बताना बहुत आसान है। जस्ट यू सी भैया सिल्वर परसेंटेज इज 0 हियर, राइट। एंड देन सोल्डरिंग का काम में जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह जोड़ने का काम में, दिस इज वन ऑफ द एलॉय दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, लेड एंड टीन का एक कॉम्बिनेशन दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। गन मेटल गन मेकिंग में आप यूज होता है, तो यहाँ पे आपको ये सारे है, इनमें से आपको देखो आप कॉपर इज 87%, इस तरीके से किसका परसेंटेज ज्यादा है उस बात को आप जरूर ध्यान रखें, राइट। एंड इसके बाद some of the important alloys of the steel basically, that इनमें से आपको स्टेनलेस स्टील, हाई मैंगनीज स्टील एंड इनवर, ये तीनों में आप जरूर फोकस करें। तो स्टेनलेस स्टील में ये क्रोमियम एंड निकल इतना परसेंट दे रखा है यहाँ पे, इसका काम क्या है, ये कोटिंग बना लेते हैं सरफेस के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में जो कोटिंग बना लेते हैं इनका ऑक्साइड का, एक्चुअली दैट इज फॉर्मिंग एन इम्परवियस कोटिंग ऑन इट, एंड जिसके कारण क्या होता है, air or the oxygen of the air cannot penetrate anymore to the surface and cannot cause any formation of the rust. And manganese यहाँ पे 10 to 18% जो यूज किया जा रहा है, it is causing the very high hardness, and जिसके कारण ये हाई हार्डनेस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, द रेल रोड मेकिंग में। आप समझ ही रहो कि जब एक रेल लाइन के ऊपर से ट्रेन चली जाती है तो फिर उसके ऊपर में कितना ताकत होनी चाहिए, यानी कि रेलगाड़ी को झेल सके। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इतना हाई हार्डनेस डेवलप करने के लिए मैंगनीज इज नथिंग बट द वेरी यूजफुल मेटल दैट वी आर यूजिंग इनटू द स्टील। एंड देन इनवर, जी इनवर ये 36% निकल डाल के हम लोग ये बनाते हैं स्टील का एक एलॉय, जिसमें फायदा ये होता है कि इट डिक्रीजेस द थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट टू द वेरी लो एक्सटेंट, एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग मीटर स्केल। जी मीटर स्केल जी कोई कपड़ा वगैरह नापने का जो आपको मीटर स्केल होता है, जी आपको सीजनल चेंज के कारण इनका लेंथ बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे निकल इज पर्पसिंग दैट काइंड ऑफ द मैटर। कमिंग बैक टू दैट एलिंघम डायग्राम, सबसे पहले एलिंघम डायग्राम है क्या, right? It is the plot of delta G naught versus temperature for the formation of the oxide of the different elements, right? तो ये कर्व आपको एक मिनिमम कर्व दे रखा जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत है, राइट। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ द कर्व एग्जैक्टली, कौन कहाँ किस तरीका का है ये हमको जरूरत है नहीं, लेकिन इस कर्व के दौरान जो जो बातें हम लोग सीखे हैं, राइट, क्या सीखेंगे जी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन थिंग देखने में लगेगा बहुत सारे स्लाइड है, बट आई एम टेलिंग यू दैट ओनली 4 पॉइंट आपको समझाएंगे, ओनली 4 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट हाथों में गिनती करके इस तरीके से अगर आप रखेंगे, इनमें से आया हुआ कोई भी प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व इट, राइट। Let us see now. I am going to the next slide over here. You see, the slope of the metal to metal oxide curve is positive always, right? And this is due to the fact that कि यहाँ से ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा S is nothing but negative, right? And just you see भैया रिएक्शन को स्टडी करते हुए आपको पता लग रहा है ये डेल्टा S का वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारा प्लॉट जो है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा G नॉट वर्सेस T अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो इन दैट केस स्लोप इज नथिंग बट माइनस डेल्टा एस नॉट, एंड माइनस डेल्टा एस नॉट मींस डेल्टा एस अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर उसका पहले माइनस है, तो स्लोप विल बी कमिंग ओवर हियर पॉजिटिव। एंड इसलिए जस्ट यू कम बैक ओवर हियर, जी जितना सारे मेटल ऑक्साइड का कर्व है, देखो आप निकल का, सिल्वर का, मरकरी का, क्रोमियम का, जितना सारे मेटल का कर्व है सभी का पॉजिटिव स्लोप है, राइट। सो दिस वन यू हैव सीन, ओके।
नेक्स्ट यू सी भैया द स्लोप ऑफ द कार्बन टू ऑक्सीजन, एंड ये आपको CO2 बना रहा है जी, यहाँ पे 1 मोल गैस है, यहाँ पर भी 1 मोल गैस है, तो फिर डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 0, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जस्ट यू सी हियर इस कार्ड में देखो आप, दिस इज ये जो लाइन पैरेलल लाइन जो आपको दिख रहा है, इसको और थोड़ा सा मैंने खींच देता हूँ इस तरीके से, इट इज पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस, राइट? तो पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस बिकॉज द स्लोप इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, राइट? तो दिस कर्व इज नथिंग बट भैया C2CO2 कर्व, राइट? तो इट इज ऑलमोस्ट 0. And next you come over here, this is the C2CO curve. CO curve में आपको क्या आ रहा है, इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं, इसी स्लोप ऑफ दिस वन यहाँ पे आपको नेगेटिव आ रहा है, सिंस द डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव जी, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लोप विल बी नेगेटिव, एंड दैट यू हैव सीन इट इज गोइंग विद द नेगेटिव साइन, राइट जी? यहाँ पे आपको इसी तरीका का बातें आता है, तो स्लोप के ऊपर में एक ये टोटल मैंने ये तीनों को एक ही पॉइंट में काउंट करते, भले ही यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा गया, बट दिस इज द नेचर ऑफ द स्लोप। तो इनके ऊपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है, जस्ट यहाँ पे ही मैंने आपको लिख के दिखाता हूं कि अगर आपको पूछा जाए H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज गोइंग टू गिव हियर H2O लिक्विड, राइट? अगर आपको पूछा जाए इस स्लोप का, इस पर्टिकुलर कर्व का स्लोप क्या होगा, राइट? जस्ट वेरी सिंपल टू कैलकुलेट ओवर हियर, इसका डेल्टा एस नॉट की बातें करें तो दैट इज नथिंग बट ओवर हियर दैट इज द नेगेटिव हियर, एंड नेगेटिव होगा तो फिर आपको इसका स्लोप आपको पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, राइट? तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। सो इन दिस वे दिस काइंड ऑफ द एनी इक्वेशन कैन बी गिवन, एंड इक्वेशन को स्टडी करना आपको थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री सारे बात पढ़ाई हो चुके हैं, तो फिर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि द स्लोप कहाँ पे, डेल्टा एस कहाँ पे पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस कहाँ नेगेटिव होगा। वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट वन, एंड आफ्टर दैट स्लोप के बारे में कमेंट आप किसी भी रिएक्शन में कर सकते हो, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपसे हो जाएगा। Next time coming over here, there is a crossing point at the zero line of the different curves indicate the thermal decomposition temperature of the respective oxides. जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है thermal decomposition temperature of the Ag2O is 300 degrees centigrade and the thermal decomposition temperature of the HgO is 400 degrees centigrade, right? Just you come back over here. ये जो कर्व है, ये कर्व ये जीरो लाइन को यहाँ पे टच कर रहा, जीरो लाइन को यहाँ पे टच कर रहा। सिमिलरली Ag का कर्व जीरो लाइन को यहाँ पे टच कर रहा, राइट? Just you see over here, this is the delta G naught, delta G naught is 0 over here, right? G above this one it is having some positive value. तो फिर Ag से आपको Ag2 बनने का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा G naught का वैल्यू इस टेम्परेचर के ऊपर में पॉजिटिव है जी। इस टेम्परेचर के ऊपर का पॉजिटिव मीन्स रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा G naught का वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स द रिवर्स रिएक्शन automatically will be coming back over here, means the decomposition of that Ag2O will start at this particular temperature, so that this crossing point indicates the thermal decomposition temperature of that particular respective oxides, and in that way ये दोनों point हम लोग बताया। not only that one, और एक बातें यहाँ से inference कर सकते हो, because this temperature, this zero line over here, it is greater than this one, right? तो automatically we can predict over here that is HgO यहाँ पर है, HgO इसका थर्मल स्टेबिलिटी आपको Ag2O से ज्यादा है। सो इन दैट वे और कर्व दे दे जो आपको इसको एक्सटेंड करे तो ये आपको यहाँ पे क्रॉस करेगा, इसको एक्सटेंड करे तो यहाँ एक्सटेंड करेगा। तो इन दैट वे these two are the thermally most stable compared to these two that you are understanding very easily. Okay, next I am coming to that. It is observed that some of the curves are changing their slope suddenly, right? These turning points are nothing but the phase transformation temperature of the respective elements when the slope is increasing. Just you see एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। I have shown you over here डेल्टा G naught versus T। यहाँ पे स्लोप दो बार चेंज हुआ, एक बार यहाँ चलते हुए इस तरीके से चलते हुए थोड़ा सा और स्टीपर हो गया, स्लोप बढ़ गया, और एक बार आपको इस तरीके से चलते हुए और एक बार बढ़ गया। तो ये जो आपको सडन स्लोप चेंज है, दिस पॉइंट, दिस टर्निंग पॉइंट इंडिकेट्स द melting temperature and boiling temperature of the respective element provided the slope is increasing, right? जब आपको इंक्रीज करेगा तो फिर वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट, डोंट यू फॉरगेट दिस वन, रेस्पेक्टिव एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट है, राइट? तो इन दिस केसेस वी कैन predict very easily over here, right? And similarly, if the slope is decreasing in any of the cases, then the respective turning points will be the phase transformation temperature of the respective oxides. Just I am showing you that one curve over here like this, right? इस तरीके से अगर चलते हैं,
राइट। इसके बाद ये आपको इस तरीके से हो गया, इसके बाद फिर से इस तरीके से हो गया जी। ये कर्व इस तरीके से जा रहा था, यहाँ पे इतना चेंज हो गया, ये इस तरीके से जा रहा था, फिर से चेंज हो गया। तो दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, एंड इफ इट इज अ डिक्रीजिंग स्लोप इन दैट केसेस ये दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, melting point of the respective oxides, right? This is the boiling point of respective oxides, right? So this is very important point that is to be taken care. इतना prediction अगर आप कर पाए तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। And next I am going to the reduction principle। ये रिडक्शन प्रिंसिपल जो कार्व हम लोग देख के आए हैं वहां पे एक स्टेटमेंट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑक्साइड्स ऑफ द अपर कर्व विल बी रिड्यूस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द लोअर कर्व, राइट। जैसे Fe2O3 TiO2 एंड द Cr2O3 विल बी रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम, राइट। ये चीज हम लोग क्या बोले थर्माइड रिडक्शन में भी देख चुका कि एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से हम लोग लिया, एंड उस फैक्ट को याद करके हम लोग ये इसका रिलेटिव पोजिशन भी बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का कर्व जरूर नीचे है तभी आपको ये तीनों ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, राइट। इन दैट वे MgO कैन बी रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम अबव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल Mg कैन रिड्यूस द Al2O3 बिलो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जी एक बार वापस हम लोग कर्व को देखते हैं, जस्ट यू कम हियर, राइट। जी यहाँ पे एल्यूमिनियम का कर्व एंड मैग्नीशियम की कर्व, ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज नथिंग बट द 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो हम लोग बताया आपको यहाँ पे कि जो कर्व ऊपर है उनका ऑक्साइड नीचे का कर्व का एलिमेंट से रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का कर्व ऊपर है तो फिर एल्यूमिनियम से ये Al2O3 का कर्व है तो फिर Al2O3 कैन बी रिड्यूस बाय मैग्नीशियम बिलो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बात वहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। सिमिलरली बिकॉज इट इज क्रॉसिंग ओवर लाइक दिस above 1500 degree centigrade, what will happen? MgO will be reduced by aluminum. MgO will be reduced by aluminum. तो ये बात आपको इस तरीके से आपको आ गया, right? Next, I am coming to the an explanation of it. जो रिडक्शन प्रिंसिपल लिखा गए हैं उसके एक्सप्लेनेशन क्या है, जस्ट उसके लिए मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन लिया, राइट। एंड यहाँ पे डायग्राम को छोटा करके दिखा है, ये Fe से Fe2O3 का कर्व है, Al से Al2O3 का कर्व है, राइट। तो वन थिंग इट इज वेरी टू द टेम्परेचर T में अगर हम लोग देखें, this is the delta G naught value for the Fe2O3 formation is nothing but this is the minus X, this is the minus X, right? And while in case of the at temperature T Al2O3 के लिए आपको ये जो वैल्यू है this is of the minus Y, ठीक है। तो नाउ दोनों रिएक्शन को लिखे हैं इस तरीके से, डेल्टा G1 not equals to minus X, डेल्टा G0 2 equal to Y। एंड आई कैन टेल यू हियर कि Fe2O3 को अगर एल्यूमिनियम से रिड्यूस करना है तो फिर आई हैव टू राइट ओवर हियर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आई हैव टू डू हियर दैट इज अ 2 - 1, ये अगर करेंगे तो फिर हमारा ये रिजल्ट आता है। तो इन दैट केसेस वी कैन राइट बाय ये जो रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन प्रिंसिपल जो होना चाहिए था वो लिखा, एंड वो लिखने के लिए मुझे ये करना पड़ा। एंड देन डेल्टा G0 3 की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट ओवर हियर डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1, राइट। तो ये डेल्टा G0 2 इज नथिंग बट द माइनस Y एंड डेल्टा G0 1 is nothing but the minus of minus X, and finally it is coming over here जी। यहां से डेटा से ही आपको मालूम चल रहा है कि the mod X mod Y greater than that of the mod X, right? And accordingly we can write over here this is nothing but negative, right? तो फिर Fe2O3 can be reduced by aluminum, this prediction we can tell it very easily, right? And यही बात यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं। Next, hydrogen is also a good reducing agent, yet it is not so effective like carbon or the coke powder, right? What is the reason over here? The reason is nothing but over here, ये कार्बन से CO का जो कार्ब है इसका नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप होने के कारण आपको क्या आएगा यहाँ पे, जस्ट यू सी वही है, ये आपको इस तरफ चल रहा। और मेटल टू मेटल ऑक्साइड का सारे कार्ब हम लोग बताया कि इट हैज द पॉजिटिव स्लोप। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड कार्ब ले लीजिए, वो कैसे भी चले, यूं चले, किस तरीके से भी चले, एनीवे कैसे भी चले कि कोई ना कोई टेम्परेचर में दिखा जा रहा है करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड दैट इज उनका जो कार्ब है वो C से CO कार्ब से ऊपर जा ही रहे, तो कोई ना कोई टेम्परेचर में वो आप तो रिड्यूस हो जाएगा। बट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हाइड्रोजन से H2O का जो कार्ब है इट इज हैविंग द पॉजिटिव स्लोप। जी हाइड्रोजन से H2 का कार्ब अगर पॉजिटिव स्लोप मैंने अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का कार्ब यहाँ पे दिखाता हूं, राइट, इन दैट केसेस इट इज वेरी ट्रू दैट कि द ओनली दीज टू कार्ब, इन दोनों का जो ऑक्साइड है दैट कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, एंड उनका नीचे का जो कार्ब है उनका ऑक्साइड दैट कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। यही हमारा रिडक्शन प्रिंसिपल है, वही हम लोग थोड़ी देर पहले प्रूव करके आया, एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट सो एफिशिएंट, राइट। कार्बन कैन रिड्यूस ऑल, बट क्या बोले कमर्शियली इसको एम्प्लॉय किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिकल वायबिलिटी, राइट। लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो आपको थियोरेटिकल ऑब्लिगेशन ही आ गया, नीचे का कार्ब का जो ऑक्साइड है कि उसको तो आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते हाइड्रोजन से, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन भले ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टिल कोक की तरह इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, राइट। एंड प्रूफ ऑफ इट यही आपको बताया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट यू कम ओवर हियर जी, यहाँ पे और एक छोटा सा पॉइंट और द प्रॉब्लम आई एम डिस्कसिंग रिलेटेड टू द एलिगम डायग्राम, जस्ट यू सी ओवर हियर जी, दिस इज अ C2CO कर्व दिख रहा है आपको, ये आपको CO2 कर्व, एंड यहां से आपको CO से CO2 कर्व, राइट। एंड ये जो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर है, दिस क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर इज नथिंग बट 710 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड नाउ वन थिंग वी आर सीइंग हियर दैट इज, अगर कोई कर्व इस तरीके का है, ये M1 से M1O इसकी बातें कर रहा हूं, और एक इस तरीके का है, अगर हम लोग M2O का कर्व, जो M2O को अगर हम लोग कार्बन से रिड्यूस करना चाहता हूं एट टेम्परेचर T2, राइट, एंड एट द टाइम वी आर सीइंग ओवर हियर द CO बनने के लिए आपको जो दोनों कार्ब का बीच में गैप है इतना ज्यादा है, और CO2 बनने के लिए जो आपको डेल्टा G नॉट की वैल्यू है वो इतना है, राइट। तो दिस वन प्रूव्स दैट कि अगर हम लोग 710 के ऊपर में कोई मेटल ऑक्साइड का हम लोग कार्बन रिडक्शन करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ CO इज फेवर्ड ओवर CO2, and it will be just reverse, and if we are coming there is below 710, just you see 710 के बिलो में कर्व का नेचर, मतलब ये क्रॉसिंग होने के कारण ऊपर नीच हो गया, ऊपर नीच होने के कारण क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसी टेम्परेचर में अगर हम लोग कार्बन रिडक्शन करना चाहते हैं M1 का, इन दैट केसेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज फेवर्ड ओवर CO, क्योंकि CO बनने के लिए आपको इतना ही डेल्टा G है, एंड CO2 बनने के लिए आपको डेल्टा G का वैल्यू यहां से यहां तक है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बिलो 710 में आपको CO2 फॉर्मेशन फेवर्ड होगा, एंड अबव 710 में CO फॉर्मेशन फेवर्ड होगा, राइट। तो इट इज वन ऑफ द की पॉइंट फॉर अस दैट इज टू बी रिमेंबर्ड, यही बात को यहां पे समझाए हैं। नेक्स्ट, अनदर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज टू कम ओवर हियर कि अगर C से CO कार्ब इस तरीके का है, कोई मेटल ऑक्साइड का कार्ब इस तरीके का है, इन दैट केसेस अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड का कार्बन रिडक्शन कराना चाहते हैं, व्हाट विल बी द फेज और द जो मेटल मुझे मिलेगा वो किस तरीके का आएगा, एंड किस तरीके का आएगा, यू सी इसका मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कार्बन रिडक्शन इज नथिंग बट दिस टेम्परेचर, दैट इज समथिंग T1, राइट। तो इसका ऊपर में ही आपको टेम्परेचर चुनना होगा, तो टेम्परेचर आप यहां पर भी चुन सकते हो, आप यहां पर भी चुन सकते हो, तो आप कौन सी टेम्परेचर चुनेंगे उनके ऊपर डिपेंड करेंगे आपको फेज क्या होगा जी। यहां पे आपको सॉलिड है, यहां पे आपको लिक्विड है, यहां पे आपको गैस है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किस फॉर्म में आपको मिलने जा रहा है, राइट। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड इट आउट ओवर हियर कि आपको यहां पे गैस किस तरीके से मिलेगा, करस्पॉन्डिंग मेटल किस तरीके से मिलेगा। अगर टेम्परेचर T2 ले लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लिक्विड मिलेगा, राइट। अगर टेम्परेचर T3 ले लेते तो फिर यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग मेटल गैस फॉर्म में मिलेगा, राइट। एंड यू कम ओवर हियर डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर, अगर हम लोग इस कर्व में आते हैं जहां पे आपको दिख रहा हो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज नथिंग बट दैट अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर अगर इसका मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कार्बन रिडक्शन अगर होता है, इन दैट केसेस व्हाट विल हैपन, आपको कार्बन रिडक्शन करने के लिए इनसे ज्यादा ही कुछ टेम्परेचर लेना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर मानो समथिंग इज T5 में आपको लेना पड़ेगा, तो इन दैट केसेस ओनली ऑप्शन इट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो यही बात, मेटल ऑब्टेन्ड हियर इज गैस एंड हियर मेटल ऑब्टेन्ड मे बी लिक्विड और गैस, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर दैट यू आर चूजिंग। फाइनली लिमिटेशंस ऑफ द एलिगम डायग्राम जी, मैंने यहाँ पे इसको फोकस किया, ए रीड फ्रॉम NCERT व्हाई जी, पर्टिकुलरली फॉर द JEE मेन पर्पस में मैं बोलूंगा कि द NCERT का ये जो लाइन है, लाइन को उठा के ऑप्शन में डाल देते हैं,
इसलिए मैंने इसको फोकस किया इस तरीके से कि द रीड फ्रॉम दिस वन, राइट, सो दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस, एंड इन दैट वे द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। इतना ही बताता है। Based on the thermodynamics concept, it does not explain anything about the kinetics of this particular process, right? ये एक बात है। And second thing over here, that is the interpretation of the delta G is based upon the delta G not equals to minus RT ln K. It is presumed that the corresponding reaction जितना भी हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हो all are in equilibrium, जो actual में true नहीं है। I hope this is enough। आज आपको sufficient inputs मैंने एलिंघम डायग्राम के ऊपर में दिए हैं, राइट। और कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन में एलिंघम डायग्राम के ऊपर में आपको जो जेईई मेन में आया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखाते हैं जी। कई बार डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का आपको टेम्परेचर प्लॉट दे रखा, पूछा है कि कौन सा कर्व गलत है, राइट। गलत है जस्ट सी वही है यहाँ पे आपको दिस इज द लेड टू पीबीओ ये दे रखा, राइट। ये आपको दिस इज द सिल्वर टू AgO Ag2O एंड द यहाँ पे आपको बता रहे हैं दिस इज द Cu से CuO एंड और एक इस तरीके से दे रखा है C से CO। कौन सा कार्ब आपको गलत है, राइट जी। एक चीज आपको पढ़ा के आया कि ऑल मेटल ऑक्साइड का कार्ब जो है उनका स्लोप पॉजिटिव है, तो वन थिंग इट इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो मेटल, दिस इज ऑल्सो मेटल, दिस इज सिल्वर, इट इज ऑल्सो मेटल जी, इट इज ऑल्सो मेटल, कॉपर टू CO इट इज ऑल्सो मेटल जी। इसका कर्व का स्लोप नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस कर्व इज रॉन्ग हियर। एंड ये C से CO कर्व तो ऑलरेडी कर्व के अंदर ही था, इसका स्लोप तो नेगेटिव होता ही है, इट इज ओनली द स्पेसिफिक वन जिसका नेगेटिव होता है। तो दिस इज राइट एंड दिस वन इज राइट एंड ओनली दिस वन इज रॉन्ग जी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, राइट। और जितना भी कंसेप्ट आपको बता चुका है ये अगर आपको फिंगर टिप में है तो फिर देन यू कैन डू इट वेरी नाइसली। तो टोटल आई एम कंक्लूडिंग ओवर हियर एलिंघम डायग्राम की 4 पॉइंट, एक आपको स्लोप, दूसरा है जीरो लाइन को क्रॉसिंग पॉइंट दैट इंडिकेट्स द थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, तीसरा है आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर जहां पे आपको सार्डन आपको स्लोप चेंज का जो टर्निंग पॉइंट्स है वो आपको बताते हैं आपको दैट इज द phase transformation temperature of the elements provided the slope is increasing, and if the slope is decreasing then the corresponding phase transformation temperature of the respective oxides, and lastly reduction principle। इनके बारे में डिटेल चर्चा किए हैं today up to this, and enjoy this video and learn something and apply in your exam। Good night।